हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हमें स्टार्ट करना था एंडेमिक स्पीशीज से। इससे पहले हम थ्रेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज मतलब जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनको कैसे कैसे थ्रेट्स होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सब पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है एंडेमिक स्पीशीज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंडेमिक स्पीशीज होती क्या है। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब वो जानवरों से या फिर वो ऑर्गेनिज्म से है जो पर्टिकुलरली एक एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कहीं पे भी एक जगह पे, किसी आइलैंड पे या कहीं भी एक डिफाइंड जोन में पाए जाते हैं, उससे बाहर कहीं नहीं पाए जाते। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है कैंगरू। कैंगरू क्या होते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, सिमिलरली और भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इन सब स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द स्पीशीज विच आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन। यूनिक मतलब सिर्फ इसी लोकेशन में पाई जाती है। और वो जियोग्राफिकल लोकेशन एक आइलैंड भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर नेशन भी हो सकता है, या फिर एक डिफाइंड जोन भी हो सकता है। डिफाइंड जोन का मतलब ये है कि जैसे मान लो इंडिया और नेपाल, यहाँ पे इन दोनों जगहों में एक कुछ जानवर पाए जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, या फिर ये नहीं कहेंगे कि नेपाल में ही पाए जाते हैं। वो इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक डिफाइंड जोन में अगर वो पाए जाए, सो दैट इज ऑल्सो एन एंडेमिक स्पीशीज। इट मीन्स दीज स्पीशीज आर ओनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड नो वेयर एल्स। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जा रहे हैं और कहीं और नहीं पाए जाते। ठीक है, कहीं पे भी आप वर्ल्ड में ढूंढ लो आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कुछ इंडिया में जो एग्जाम्पल है, लॉयन टेल्ड मकैक। लॉयन टेल्ड मकैक क्या होता है? एक एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया की जो वेस्टर्न घाट्स हैं सिर्फ वहां पे पाया जाता है लॉयन टेल्ड मकैक। ठीक है, सो अगर ये सिर्फ साउथ वेस्ट इंडिया में पाया जा रहा है तो ये क्या है? एंडेमिक स्पीशीज है। नेक्स्ट, अब ये जो एंडेमिक स्पीशीज है ये एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़ी है। मतलब ज्यादातर एंडेमिक स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है और काफी सारी तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो इसके रीजन क्या होते हैं? अलग अलग रीजन है। फर्स्ट रीजन है लॉस ऑफ हैबिटेट। लॉस ऑफ हैबिटेट मतलब जैसे कि फॉरेस्ट का कटना, या फिर अगर कोई एक्वेटिक एंडेमिक स्पीशीज है तो पानी के गंदे होने की वजह से वो मर जाती है। So all these factors lead to extinction of endemic species. Loss of habitat में हम क्या लिखेंगे? जब हम किसी भी environment को alter कर देते हैं, alter मतलब changes कर देते हैं, उसमें से छोटा कर देते हैं या फिर उसे काफी कट कर देते हैं। तो ये alter करने का क्या मतलब होता है? चेंज करना। और इस हद तक चेंज कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचो, अगर कैंगरूज जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, अगर वहां के फॉरेस्ट कट जाएंगे तो क्या वो शहरों में रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे, वो पेड़ों वगैरह से दूर नहीं रह पाएंगे। तो क्या हुआ? लॉस ऑफ हैबिटेट। अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है और अगर हम वहां के फॉरेस्ट काट के वहां पे शहर बना देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, तो विल इट बी कंफर्टेबल फॉर हिम? क्या मतलब, क्या उसके लिए कंफर्टेबल होगा वहां पे रहना? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दे आर, वो क्या है, मतलब वो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं। दे कैन नॉट लिव इन अर्बन सिटीज। तो अगर हम हैबिटेट को काटेंगे, मतलब फॉरेस्ट वगैरह को काट के खुद का अर्बनाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा? उनका जो हैबिटेट है उसमें लॉस होगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हैबिटेट लॉस जो होता है वो पॉल्यूशन की वजह से और उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। मतलब जरूरी नहीं है फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय किए, फॉरेस्ट में अगर पॉल्यूशन बढ़ गई, पॉल्यूशन मतलब जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं फॉरेस्ट वगैरह में, मतलब कम जाते हैं, लेकिन अगर जैसे कभी आप बेसिक एग्जांपल मान लो, जैसे पार्क में गए आप, किसी पार्क में आपके आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, आपके हाथ में जो आपने ऐसे ही फेंक दिया। अब सेम चीज आप मानो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में भी काफी लोग जाते हैं। तो अगर वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, मतलब सारा कूड़ा इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो वहां पे एनिमल्स क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, उस एरिया में नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो बहुत गंदा हो चुका है। सो लॉस ऑफ हैबिटेट एक तो उसके डिस्ट्रक्शन से भी होता है और उसके पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। सेकेंड पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जब हम एनिमल्स को किल कर रहे हैं फॉर देयर यूजफुल थिंग्स। ठीक है, उनकी अलग अलग, जैसे एलिफेंट्स को किल कर रहे हैं उनके टस्क के लिए, स्नेक्स को किल कर रहे हैं उनकी स्किन के लिए। तो ये सब क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। इट अकर्स व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हंटेड फॉर सच एन एक्सटेंट दैट देयर पॉपुलेशन इज नो मोर मेंटेन्ड। मतलब ठीक है, हमने एक हाथी को मारा, वैसे तो मारना अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हंटर्स ने क्या किया भाई, अपना जरूरी सामान बनाने के लिए एक एलिफेंट को मारा। ओके, अब एक एलिफेंट के बाद अगर वो हर दिन एक एलिफेंट को मारते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन सारे एलिफेंट्स खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में मान लो 10 एलिफेंट्स हैं, एक मर गया, ठीक है, सो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डोंट टेक मी रॉन्ग, इफेक्ट पड़ेगा लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलरली उन 10 के 10 को ही मार देगा तो उनकी पूरी स्पीशीज खत्म हो गई, मतलब स्पीशीज नहीं, उस एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो सारे खत्म हो गए, है ना। अब वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नए उनके ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे, ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे तो वहां पे उनकी स्पीशीज खत्म होगी। स्टार्टिंग लाइन में ना मैंने कहने का मतलब क्या था कि अगर एक एलिफेंट को उन्होंने हंट कर दिया, जो बेसिकली अलाउड नहीं है, फिर भी उन्होंने हंट कर लिया, तो क्या होगा कि जो एलिफेंट्स बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, नए नए एलिफेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो जो उनकी स्पीशीज है या फिर जो वहां पे वो ग्रुप जो रह रहा है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एक जो एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ है उसका एग्जांपल है डोडो। डोडो बर्ड है, अब नहीं रह मतलब अब नहीं है, डोडो बर्ड थी एक, उसको किल किया जाता था उसके वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, तो अब उसे इतना किल कर दिया कि उसकी जो पूरी पॉपुलेशन है वही खत्म हो गई एंड इट केम टू एन एंड, वो एक्सटिंक्ट हो गई स्पीशीज, ठीक है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, या फिर ये शायद न्यू स्पीशीज होगा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज, मतलब न्यू स्पीशीज को जब हम ले आते हैं तो क्या होता है, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का क्या मतलब है, कॉलोनीज में रहना। इंट्रोडक्शन टू न्यू स्पीशीज कैन हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एंडेमिक स्पीशीज। जैसे कि मैंने बताया लायन टेल्ड मकैक इंडिया में पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में। अब मान लो अगर वहां पे लायन टेल्ड मकैक जो होते हैं वो एक तरीके के वो होते हैं, मतलब मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, मंकीज होते हैं ना, उसी तरीके के होते हैं। सो अगर वहां पे मान लो नॉर्मल मंकीज आ जाते हैं जो यहाँ पे आसपास पाए जाते हैं, अगर वो वहां पे चले गए तो क्या होगा, अब वो मंकीज उनके उनसे compete करेंगे फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर हैबिटेट, है ना। उन्हें अपनी जगह चाहिए होगी और मकैक्स को अपनी जगह चाहिए होगी। तो अगर मकैक्स की पॉपुलेशन कम है और जो मंकीज वहां पे हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वो मंकीज उनको हटा देंगे उनके हैबिटेट से और उनको प्रॉपर फूड वगैरह नहीं मिलेगा, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही एग्जांपल लेके दे कम्पीट विद फूड विद देम, फूड के साथ कम्पीट करते हैं, फूड के अलावा शेल्टर के लिए भी, लिविंग प्लेस के लिए भी, इन सब के लिए कम्पीट करते हैं, वो अपनी अपनी टेरिटरीज बना के रखते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मंकी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो वो अपनी टेरिटरी फैलाता रहेगा और लायन टेल्ड मकैक जो है वो खत्म हो जाएंगे। सो न्यू स्पीशीज के आने से भी एंडेमिक स्पीशीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लास्ट, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन मतलब वहां पे आसपास जो सराउंडिंग है अगर हम उसको खराब कर देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम जो है वो लिंक है। बिकॉज ऑफ दीज लिंक द रिडक्शन इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज। ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। हमारे पास ग्रास है, ग्रास कौन खाता है, डियर, एग्जांपल ले लिया, डियर खाता है, और डियर जो है, लॉयन जो है वो डियर को खा देता है। अब मान लो मैंने यहाँ से डियर को रिमूव कर दिया, ठीक है, डियर किसी तरह ह्यूमंस ने डियर को बहुत ज्यादा हंट किया और डियर खत्म हो गया। अब क्या इसका इफेक्ट लॉयन पे नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। अब क्या हुआ, ग्रास बढ़ती गई, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा डेंस हो गए क्योंकि ग्रास को खाने वाला कोई नहीं है अब, तो ग्रास बढ़ गई। और अब लॉयन के लिए लंच खत्म हो गया, मतलब लॉयन का खाना खत्म हो गया, डियर तो खत्म हो गए। एग्जाम्पल के लिए क्या था कि डियर, भाई लॉयन जब वो डियर को खाता था, डियर खत्म हो गए तो क्या हुआ, लॉयन को उसका खाना नहीं मिला, लॉयन को उसका खाना मिला तो लॉयन भी खत्म हो गया। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटी तो डियर पे थी, ह्यूमंस ने तो डियर पे हमला किया, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, लॉयन पे ही पड़ा, है ना। तो एक स्पीशीज के इफेक्ट होने से दूसरी स्पीशीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। कहने का मतलब यही है कि सारी चीजें जो है वो आपस में लिंक्ड है, ग्रास से डियर, डियर से लायन, ठीक है, या फिर ग्रास से रैबिट, रैबिट से स्नेक, स्नेक से हॉक, ईगल, ये सब लिंक्ड है। तो अगर कहीं एक भी कुछ खत्म होता है तो उसका इफेक्ट बाकियों पे जरूर पड़ेगा। सो दैट इज इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। अब हमारे पास तीन छोटी छोटी सी टर्म्स बची हैं। फर्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनी स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू अ न्यू एरिया एंड देन बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या समझे, एक स्पीशीज का, मोस्टली बर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ मैमल्स, एनिमल्स भी होते हैं, उनका अपनी ओरिजिनल होम प्लेस से किसी और जगह पे जाना और फिर उस जगह से वापस अपनी होम प्लेस पे आना आफ्टर अ टाइम इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। इसका काफी कॉमन एग्जांपल जो आप अपने घरों के आसपास देख सकते हो वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक व्हाइट कलर की लंबी सी बर्ड होती है, ठीक है। अब वो साइबेरिया में रहती है, ऑफिशियली जो उनका हाउस है वो है साइबेरिया, एंड साइबेरिया इज अ वेरी कोल्ड कंट्री।
वो इतनी कोल्ड कंट्री है कि ठंड में वो वहां पे नहीं रह सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब साइबेरिया में ठंड पड़ती है तो वो यहाँ आ जाते हैं इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज अ वार्म कंट्री। वार्म कंट्री का मतलब ये नहीं है कि वो वार्म स्टेट्स में जाते हैं, कि जरूरी नहीं है सिर्फ राजस्थान में ही जाएंगे क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, ठीक है, कश्मीर में, मतलब कश्मीर तो नहीं, मतलब राजस्थान में आएंगे क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, कोई थोड़ी ठंडी जगह अगर उत्तराखंड है या ऐसी कोई ठंडी जगह वहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं है। वो हर उस जगह पे आएंगे जहाँ पे उन्हें गर्मी मिले। जैसे नॉर्मली हम देखें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, ये सब नॉर्मली वार्म है, ठीक है, एकदम गर्म नहीं है लेकिन वार्म प्लेसेस है, तो उनके लिए ये वाला सूटेबल क्लाइमेट। तो वो सर्दियों में जब वहां सर्दियां पड़ती है तो वो यहाँ आ जाती है, माइग्रेशन करते हैं। और फिर जब वहां पे सर्दियां खत्म हो जाती हैं, साइबेरिया में जो उनका हाउस है साइबेरिया, जब वहां पे सर्दियां खत्म हो जाती है तो वो वापस चली जाती है। सो ये जो है, ये पूरा जो उन्होंने ट्रैवल किया, इस पूरे को हम कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। आई माइग्रेशन सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं होता, वो होता है अबंडेंट फूड के लिए और फेवरेबल प्लेसेस टू ब्रीड, ब्रीड करने के लिए और अबंडेंट फूड के लिए भी माइग्रेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, reforestation. Reforestation is just opposite of deforestation and also known as afforestation, ठीक है। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन एक ही चीज है, और ये उल्टा है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, पेड़ों को कट करना। तो रिफॉरेस्टेशन जो है उसका मतलब होता है नए पेड़ उगाना, या फिर जहां पे पहले से फॉरेस्ट प्रेजेंट थे वो फॉरेस्ट को काट दिया गया, अब वहां पे फिर से हम फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फिर से फॉरेस्ट रिक्रिएट कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग फॉरेस्ट एरियाज which have been deforested or otherwise have been destroyed, मतलब जहाँ पे या तो सारे पेड़ वगैरह काट दिए या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एरियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वहां पे फिर से क्या किया, पेड़ वगैरह उगाए, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। काफी इजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का क्या मतलब है, पेपर को रीयूज करना, ठीक है, काफी बार, एक बार नहीं, सिर्फ काफी बार, टू मेक न्यू पेपर प्रोडक्ट्स। देखो पेपर बनाने के लिए ट्रीज का, पेपर जो होते हैं उनको बनाने के लिए ट्रीज का, पेड़ों का यूज किया जाता है। अब देखो कितने पेपर यूज होते हैं, पर हर पेपर को बनाने के लिए ट्रीज कट डाउन होते हैं। तो अब अगर ऐसे हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे पेपर का तो ट्रीज जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज की जो कटिंग है उसको बहुत कम करने के लिए पेपर को रिसाइकल किया जाता है। जो एक प्योर पेपर होता है, जैसे एक क्लासमेट का जो पन्ना होता है, क्लासमेट कॉपी जो होती है उसकी एक शीट को हम 7-8 बार रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रिसाइकल्ड 7 to 8 टाइम्स, और वो सारे पेपर रीयूजेबल बनेंगे। बस होता क्या है, हर रिसाइकल के बाद वो पेपर जो है वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है और लास्ट में उसकी क्वालिटी खराब होती रहती है, लेकिन इट इज यूजेबल, हम उसे यूज कर सकते हैं ऐसे रिसाइकल करके। ऐसा नहीं कि हम यूज ही नहीं कर रहे या लिख ही नहीं सकते उसमें, लिख सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर देयरफॉर सेव्स अ लॉट ऑफ वुड। इससे क्या होता है, जब हम पेपर को, जो पेपर ऑलरेडी बन चुका है, जब हम उसे रिसाइकल करते जा रहे हैं तो पेड़ कट नहीं रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, काफी सारी वुड बच रही है, काफी सारे फॉरेस्ट या ट्रीज बच रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।